आप देख रहे हैं महोबा न्यूज। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में राजनीतिक क्षेत्र से एक हस्ती हमारे बीच में मौजूद है जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और लंबे समय से इनका कांग्रेस पार्टी में इतिहास रहा है। हमारे बीच में है श्री सागर सिंह जी। सागर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। कांग्रेस पृष्ठभूमि आपके परिवार से रही है और पुराने आपके पिताजी जो कांग्रेस से एमएलसी भी रहे हैं लगातार। उसके बाद आपने इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस का हाथ ही थाम कर आगे बढ़े और पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा आपने। तो उस विधानसभा में क्या ऐसी चीजें रहीं जिसको सीख करके आप पुनः आगे की ओर बढ़ रहे हैं? ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब मैं चुनाव लड़ा तो पहले तो कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस मामूली से कार्यकर्ता को तुरंत विधानसभा लड़ने का मौका दिया। मात्र 29-30 साल की उम्र में मुझे लड़ने का मौका दिया गया। तो विधानसभा के बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे बुंदेलखंड में काम करने की आवश्यकता, क्षमता और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लगभग अपनी विधानसभा के हर गाँव में मैंने पैदल भ्रमण किया, तो ये समझा यहाँ लोगों को जानकारी, शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारण रहे कि जिसमें आपकी अच्छी पृष्ठभूमि होते हुए भी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया? देखिए, पृष्ठभूमि आपको खाली एक हद तक सपोर्ट कर सकती है, बाकी काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ जो मुझे मिला पहली बार में वो काफ़ी मिला, और आगे फिर लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उससे बढ़कर मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। कमियां किसी हद पे नहीं रह जाती, पर जब चार लोगों के बीच में मुकाबला होता है तो खाली मेरे अकेले योगदान से कुछ नहीं होगा। राष्ट्र का माहौल, प्रदेश का माहौल, किस पार्टी के पक्ष में है, किस जाति समीकरण के पक्ष में है, उससे बहुत कुछ तय होता है। तो अच्छा होना ही चुनाव जीतने का एकमात्र वजह नहीं हो वजह सकती नहीं हो सकती है। कांग्रेस का जनाधार भी प्रदेश में कम चल रहा है लगातार कई वर्षों से। 35 साल 40 साल से लगभग लगभग उत्तर प्रदेश से पार्टी बाहर है। क्या लगता है आपको जनाधार बढ़ेगा? जनाधार तो दिन पर दिन बढ़ रहा है। अभी आपने लोकसभा में ही देखा कि हमारी सीटें बढ़ी, जो बीते सालों की अपेक्षा काफी ज्यादा है इस बार लोकसभा में सीटें। तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि चूंकि कांग्रेस का तो जनाधार नहीं है और अन्य पार्टियां जो बहुत आगे चल रही हैं, आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हम भी पार्टी बदल करके अपना राजनीतिक जीवन आगे बढ़ाएं? तो गारंटी क्या है? अगर किसी और पार्टी में जाते हैं तो हो सकता है वहां तो विलुप्त ही हो जाए। यहाँ काम करने की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। और आप परिवार छोड़ देंगे क्या अगर आपको परिवार कमजोर हो गया है? तो मैं तो कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मानता हूँ, और जहां पर मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं वही राजनीतिक दल है। बाकी जहां मेरे ऊपर विचार थोपे जाएंगे वो राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते थे। तो आप खुद ही कह रहे हैं बड़े लीडर्स ने छोड़ा, छोटे कार्यकर्ता ने थोड़ी छोड़ा है। कार्यकर्ता आज भी वही है, लीडर ही पार्टी छोड़ा अपनाया करते हैं। कार्यकर्ता तो अपना काम करता रहता है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे अभी प्रदेश सचिव भी बनाया था। अब संगठन भंग हो गया है तो अब उस दायित्व से हम लोग फ्री हैं, पर काम करते रहते हैं। और रही बात पार्टी बदलने की, तो ये निर्णय मेरा अकेले का नहीं हो सकता, उन हजारों लाखों लोगों का है जो इनकी भावना मेरे साथ जुड़ी है। जुड़ी हुई है। सोशल एक्टिविटी में आप काफ़ी आगे रहते हैं, चाहे राम मंदिर का मामला हो या कोई और भी मामला हो। राम मंदिर के निर्माण में आपका काफ़ी योगदान रहा है, उस विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? उस समय राम मंदिर में जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की गिट्टी की आवश्यकता थी, तो राम जी के आशीर्वाद से ही कहिए कि महोबा जनपद में हमारे पास वो प्लांट लगा हुआ था। प्रशासन ने उसकी मांग की, एल&टी द्वारा कंस्ट्रक्शन टेंडर के लिए उसको ढूंढा गया तो हमारे पास मिला। उन लोगों ने अनुरोध किया तो हम लोगों ने प्रयास किया कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भेजा जाए। अंत में हम लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ सहयोग करने की कोशिश की और उसमें सफलतापूर्वक सप्लाई कर पाए और राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। आपने आपका संकल्प कितना रहा इसमें? अब उसको खोल लेंगे तो वो दान कहाँ रह गया।
चलिए, हाँ, दान को तो जो है वो राम जी की जो कृपा रही है जी। वो रही है। सोशल एक्टिविटी में और क्या इस समय आप कर रहे हैं? मैं देखिए सोशल एक्टिविटी कोई टारगेट लेके नहीं करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मैं आए दिन फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि किसी ने अस्पताल में फल दिए, किसी ने गरीबों को कंबल दिए, किसी ने बच्चों को खाना वितरण किया। आए दिन मतलब लगातार जिला अस्पताल के बाहर तो खाना ही बंटता रहता है, आप सबकी जानकारी में भी होगा। पर मैं इस तरह से संकल्प लेके काम नहीं करता हूँ। अभी कल की मैं आपको बात बताऊं तो मैं आप ही लोगों के एक साथी प्रकाश सक्सेना जी का फेसबुक पे पोस्ट देखा, जिन्होंने प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम जारी करने की सूचना दी कि अगर जिले में कहीं भी पेयजल की या जल की संकट है तो उस कंट्रोल रूम पे आप कॉल करें। तो मेरा ये मानना था कि तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद लगभग हर 2 गांव के बीच में एक पानी की टंकी, आप किसी गांव में चले जाइए तो रोड खुदा पड़ा है, कारण पाइपलाइन डाली गई है, हर घर नल योजना। इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद अगर प्रशासन को एक कंट्रोल रूम बनाना पड़ रहा है पेयजल संकट के लिए, तो कहीं ना कहीं समस्या है। मैं फोकस करता हूं कि जहां कोई ना पहुंच पा रहा हो उस व्यक्ति तक मैं पहुंचने का प्रयास करूं। बाकी समाज सेवा मैं इसको नहीं मानता हूं, ये आपातकाल एक सहयोग है जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा। समाज सेवा तो ये होता है कि आप घर से उठे, आपने प्रण लिया आज मैं 1000 केले दान करूंगा, वो दान हो गया, बात खत्म हो गई। उसमें आवश्यकता का कोई लेना देना नहीं। आपने प्रण लिया तो आप 1000 बांट लेंगे, चाहे किसी को आवश्यकता हो चाहे ना हो। मैं जो करना चाहता हूँ वो यही है कि जिसको आवश्यकता है उस तक पहुंच जाए। तो उसमें पानी के संकट के हल के लिए आपने क्या कुछ निर्णय लिया आपने भी? मेरे पास जैसे अपने व्यवसाय से संबंधित ही पानी के टैंकर हैं कुछ, तो मैंने ये सोचा कि जो मेरा रेडियस है जिसमें मैं आसानी से पहुंच सकता हूं, तो मैंने लोगों को सूचना दी कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप सूचना दें, एक शुद्ध जल का टैंकर आप तक पहुंचा देंगे निःशुल्क, जिससे आपका हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे का काम चल जाए। पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि आप प्रशासन को, आप एक मजबूत कड़ी, चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से प्रशासन, जैसे पहला फोन मेरे ही गांव से आ गया, कहते नहीं दिया के नीचे ही अंधेरा, तो अगर मैं वो पोस्ट ना डालता तो मुझे सूचना भी ना मिलती। नहीं मिलती। तो पहला फोन मेरे गांव से ही आ गया। दर्शनपुर एक हरिजन बस्ती है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, मैं जो कर रहा हूँ करता रहूंगा, पर ये आपातकाल उपाय है, तत्कालिक समस्या है। इसका परमानेंट समाधान करने के लिए प्रशासन वहां जाके सर्वे करे, क्या काम हुआ, क्या हो सकता है, इस पे गौर करे, तो शायद समस्या परमानेंट के लिए हल हो जाए। बुंदेलखंड में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अगर तुलना की जाए तो अन्य प्रदेशों से। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ के किसानों की जो स्थिति है उस पर सुधार कैसे किया जाए? कैसे उनको, उनकी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ाई जाए? एक ही फसल ले पाता है यहाँ का किसान, जैसा कि हमको लगता है केवल रबी की एक फसल है। कैसे संभव है ये? मेरा ऐसा मानना है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ बुंदेलखंड के किसान को जाना पड़ेगा। जब आपके संसाधन और क्षमता सीमित हों तो आप समूह बना के ही अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। किसी के पास 10 बीघा जमीन है, उस 10 बीघे जमीन के लिए ट्यूबवेल, बोर की व्यवस्था करना, लाइट का कनेक्शन कराना, ट्रैक्टर खरीदना, उसके बाद अन्य संसाधन, खाद, बीज की व्यवस्था करना, एक 10 बीघे किसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि वाटर लेवल भी डाउन है। पूरी खेती मौसम के भरोसे होती है। हम्म। तो अगर किसान समूह बना ले, अमूल ने करके दिखाया है, अगर फुटकर फुटकर दूध बेचते रहते तो अमूल इतना बड़ा कोऑपरेटिव ना बनता। नहीं बना। तमाम किसानों ने वहां पर मिलके एक उद्योग बनाया। आज उस उद्योग को दुनिया के नक्शे पे उन्होंने ला के दे दिया, अमेरिका तक दूध एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसी तरह बुंदेलखंड के किसानों को विचार करना पड़ेगा। जब कोई बाहर से सोलर कंपनी आती है तो वो यही 10-10 बीघे करके 1000 बीघा जमीन एग्रीमेंट करा लेती है, सोलर प्लांट लग जाता है। तो किसान भी आपसी सहमति बनाए, जब वो सोलर प्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपसी सहमति बनाए। 200 बीघे में एक ट्रैक्टर रहेगा तो सबके ऊपर लोड कम आएगा। आप जानते भी होंगे, जैसे 4 व्हीलर में भी एक कंपनी ने स्कीम लॉन्च की है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी में 10 लाख की टिकट खरीद लीजिए, तो आपको गाड़ी साल में वो 4 बार उपयोग करने को मिल जाएगी। तो 10 लाख में आप 1 करोड़ की गाड़ी चला पाएंगे। इसलिए 1 करोड़ का हार्वेस्टर खरीदना मुश्किल है। पर जब आप 1 लाख रुपए देंगे तो कटाई तो आप वैसे भी देंगे ना, कटाई का पैसा जब पंजाब से हार्वेस्टर आएगा तो आप वैसे भी देंगे। पर ऐसे में आपका एक एसेट भी फ्री हो जाएगा। तो मेरा मानना है बिना कोऑपरेटिव फार्मिंग के बुंदेलखंड का किसान सफल नहीं हो सकता। आप ग्रेनाइट इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं,
और कबरई का जो ग्रेनाइट है वो मुझे लगता है ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में तो जाता ही जाता है, और यहाँ का गौरा पत्थर भी एक उत्पाद के रूप में प्रचलित है। तो जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट केवल सड़कों में या घरों में ही इसका उपयोग हो सकता है, या इस ग्रेनाइट को किसी और रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है? साथ ही यहाँ के गौरा पत्थर के बारे में भी कुछ बताइए। ये ग्रेनाइट के मामले में तो मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश के पास खनिज बहुत सीमित है, और पुराने समय में अगर गौर किया जाता तो यहाँ ग्रेनाइट का ब्लॉक निकलता, जिसको आप फ्लोरिंग में, किचन टॉप में यूज करते हैं। पर अब वो समय काफी देर हो चुका है, क्योंकि उसके लिए माइंस में कहीं भी क्रैक नहीं होना चाहिए अगर आपको एक बड़ा ब्लॉक निकालना है। अब तो यहाँ डेली ब्लास्टिंग होती है, और गिट्टी बनाने के लिए तो काफी माइंस क्रैक हो चुके हैं, ब्लॉक निकालना संभव नहीं है। हमारे ही बॉर्डर से जुड़े मध्य प्रदेश में 5 किलोमीटर के अंदर वो ब्लॉक निकल रहे हैं। पर ये दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है, विंध्याचल रेंज जिसे हम कहते हैं। तो ग्रेनाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर अब इतनी देर के बाद उसमें ब्लॉक निकालना संभव नहीं। तो हम लोग का टोटल फोकस वही एग्रीगेट, रोड, मेटल और हाउस कंस्ट्रक्शन पे ही रहता है। और गौरा पत्थर के लिए भी हम लोग के पास जो खदानें हैं या जो रिसोर्स है, रिजर्व है, वो बहुत सीमित है, लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड है। तो उसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर डेवलप नहीं कर सकते। महोबा और उसके आसपास फिर ऐसा कौन सा इंडस्ट्री के लिए या कौन सा ऐसा और बिजनेस या कोई ऐसी चीज जिसको कि जो है हम भारत के नक्शे पर या विश्व के नक्शे पर ला सकते हैं? हम कर सकते हैं, सबसे बड़ा तो सोलर सिटी बना सकते हैं महोबा। जैसे आपने कहा कि जमीनों की उपजाऊ क्षमता कम है, तो अगर सरकार चाहे तो सोलर पार्क यूपी नेटा डेवलप कर ही रहा है उत्तर प्रदेश में जगह जगह। बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर कर दे, खासकर महोबा में कर दे, जहाँ जमीनों की उपजाऊ क्षमता कम है। किसान को एक फिक्स पैसा सरकार से किराए के रूप में मिलेगा, वो अपनी जमीन से भी फ्री हो जाएगा, कुछ और काम कर पाएगा। अगर कहीं नौकरी करेगा तो 10,000 20,000 का महीना वहां मिलेगा, यहाँ से एक फिक्स आय होती रहेगी। साथ ही ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, उसने मेरी मेरे मेड़ काट ली, उसने मेरा पेड़ काट लिया। जब सोलर प्लांट डेवलप हो जाएगा तो 30 साल के लिए जमीन रिजर्व हो गई, और जब 30 साल बाद उसमें खेती होगी तो जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ गई होगी, क्योंकि जमीन को बार बार उपयोग नहीं किया गया। नहीं, आपका कहना ये सही है। तो आपसे एक आखिरी प्रश्न ये कि एक उद्योगपति होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को कि वो किन चीज़ों पर अमल करे ताकि इस जनपद का विकास हो सके? मैं तो अपने लाभ के बारे में ही बात करूंगा। ये रिवर सैंड एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे इस क्षेत्र के लिए। चाहे वो नदियों का दोहन हो, नदियों का कटान बड़े स्तर पे, पैमाने पे होता है, जिससे नदी का बहाव चेंज हो जाता है, और वो जो पत्थर बन रहा है नदी में, वो हजारों साल की प्रक्रिया है, वो घटता चला जा रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो रिवर सैंड माइनिंग है, बहुत सारे प्रदेशों ने बैन की है, लंबे समय से बैन है। अभी बीते हफ्ते महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सैंड, एम सैंड का यूज करेंगे, जिससे नदियों का दोहन कम होगा, और एम सैंड के, रिवर सैंड के रेट भी गिरेंगे। जब सरकार ही सबसे बड़ा ग्राहक होता है किसी भी इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री में अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट सरकार बनाना बंद कर दे तो किसी भी इंडस्ट्री का दोहन चालू हो जाएगा। तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है स्टोन डस्ट। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो हम रिवर सैंड अपने कंस्ट्रक्शन में कहीं यूज नहीं करते। जो चीज आप नदी से ले रहे हैं उसमें मिट्टी भी आ रही है, बालू भी आ रही है, पत्थर भी आ रहा है। जो चीज हम ग्रेनाइट से डस्ट बनाते हैं वो प्योर स्टोन है, तो उससे अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो सरकार उसको बढ़ावा दे, तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी अतिरिक्त सैलरी बढ़ाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। उससे आप जान समझते हैं, फिर पूरा नेटवर्क। आपका कहने का मतलब ये है कि नदियों से खनन बंद हो जाए? ना बंद हो तो कारपेट बैन तो लगे ही लगे। बिल्कुल सही बात है। भाई, बंद करना किसी भी प्रदेश के लिए संभव नहीं जहां से आय हो रहा हो। कारपेट बैन तो होना ही चाहिए कि इससे ज्यादा खदानें, इससे ज्यादा मानक से हम लॉन्च नहीं करेंगे। 2027 की क्या तैयारी है? प्राय देखने में आ रहा मानसिक है। रूप से तैयार हैं और सामाजिक रूप से भी तैयार हैं। बाकी जैसा संगठन का विचार होगा ऐसा करेंगे, प्रयास पूरा रहेगा। चलिए, 2027 के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे श्री सागर सिंह जी,
जो कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से रहते हैं, और इनका लगातार जो प्यार और इनका एक जुड़ाव है वो कांग्रेस पार्टी से लगातार बना हुआ है। 2027 की तैयारी भी कर रहे हैं। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी सागर सिंह जी, आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।